जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? एरिनपुरा, नसीराबाद, कोट्टा या फिर भरतपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोट्टा। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कोट्टा के अंदर जो जन विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। ये लाला जयदयाल है वो आपके मथुरा के रहने वाले थे। लाला जयदयाल है वो मथुरा के अंदर रहने वाले थे और मेहराब खान है वो आपके करौली के रहने वाले थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मेहराब खां कहाँ के रहने वाले थे और लाला जयदयाल कहाँ के रहने वाले थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है बिश्नोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, रामसनेही संप्रदाय का या फिर नाथ संप्रदाय का? तो जोधपुर को जो महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो इसमें आपको बताना है कि चार बेत है वो कौन से जिले का लोक नाट्य है? भरतपुर का, जयपुर का, टोंक का या फिर जालोर का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टोंक का। चार बेत जो है वो आपके टोंक जिले का लोक नाट्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीघा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? तो इसमें आपको बताना है कि दीघा गणगौर कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। दीघा गणगौर जो है वो आपके उदयपुर के अंदर बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? जो डामोर जनजाति है वो कौन से जिलों में ज्यादातर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक? तो डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में अधिकतर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत है उनका संबंध किस कला से है? थेवा कला से, कुंदन कला से, टेराकोटा से और ब्लू पोट्री से? तो कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो ब्लू पोट्री से है, ठीक है। और ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है, जयपुर से है ब्लू पोट्री का संबंध। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? कि ये बादला जो है वो क्या चीज है? लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बना पानी का पात्र है, जरी साड़ी है या फिर पोमचा है? तो आपको बताना है कि जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जस्ते से बना पानी का पात्र है। बादला जो है वो जस्ते से बना पानी का पात्र होता है जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है? जो जाजम और आजम छपाई है, छपाई का एक प्रकार है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की, बाड़मेर की, जोधपुर की या फिर दौसा की? तो जाजम और आजम जो छपाई है वो आपकी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में खालिस्तान को बांगुड़िया कहा जाता है। इनमें से बांगुड़िया किसको कहते हैं आपको बताना है। लकड़ी के खिलौनों को, हाथी दांत के खिलौनों को, पत्थर के दैनिक उपयोग के बर्तनों को या फिर अनाज भरने के मृद भांडों को? तो बांगुड़िया जो है वो मारवाड़ के अंदर हाथी दांत के खिलौनों को बोला जाता है। हाथी दांत के खिलौनों को बांगुड़िया बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या होती है? राजस्थान का एक लोकगीत है या फिर विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि ओलंदी जो है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की होती है जिसको ओलंदी बोला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्य आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? हाथों में, सिर पर, कानों में या फिर नाक में? तो वल्य आभूषण जो है वो आपके हाथों के अंदर पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथों में, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुवाणी क्या है? आपको इनमें से बताना है कि मरुवाणी है वो क्या है। तो जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? तो आपकी जो मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा की मासिक जो पत्रिका है उसको मरुवाणी के नाम से प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, पन्ना को, राणाबाई को या फिर कर्मावती? तो वागड़ की मीरा जो है वो आपकी गौरीबाई को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पवाड़ा का क्या मतलब है? पवाड़ा किसे कहते हैं? लोक कथा को, लोक गाथा को, लोकगीत को या फिर लोक साहित्य को? तो राजस्थान के अंदर जो पवाड़ा है वो लोक गाथा को कहा जाता है। लोक गाथा को राजस्थान के अंदर पवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? कि कौन से मेले के अंदर लांगुरिया गीत गाया जाता है ये आपको
बताना है। जीण माता का मेले में, रामदेव जी के मेले में, शीतला माता के मेले में या फिर केला देवी के मेले में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका केला देवी के मेले में। लांगुरिया गीत जो है वो मीणा जनजाति के द्वारा, लांगुरिया गीत मीणा जनजाति के द्वारा केला देवी के मेले में, जो कि करौली के अंदर आयोजित होता है, उसके अंदर किया जाता है। करौली के अंदर आयोजित होता है उसके अंदर किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं। कि घूगरी और केवड़ा दो लोकगीत हैं, वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से या फिर मेवात क्षेत्र से। तो इन दोनों लोकगीतों का जो संबंध है वो मरुस्थलीय क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह और शाह इब्राहिम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये दो चित्रकारों के नाम दे रखे हैं, मोहम्मद शाह और शाह इब्राहिम। आपको बताना है कि ये राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित हैं। जयपुर, बूंदी, अलवर या फिर उदयपुर। ये उदयपुर है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर। शाही मुल्लक मोहम्मद शाह और शाह इब्राहिम जो हैं वो आपकी जयपुर शैली के चित्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं बनी ठनी चित्रकला के लिए, मांडना के लिए, पिछवाई के लिए या फिर पट चित्रण या फट चित्रण के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पट चित्रण या फट चित्रण। जो श्रीलाल जोशी हैं वो फट चित्र के एक प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है झालावाड़ में, करौली में, भरतपुर में या फिर अलवर में। तो शिवरात्रि जो पशु मेला है उसका मेले का आयोजन झालावाड़ के अंदर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, झालावाड़ में, करौली में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जयपुर में। बाणगंगा का मेला जो है वो आपकी जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है। पिपाड़ में, टोडा में, धनेरा में या फिर गागरोन में। संत पीपा की गुफा बतानी है आपको कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टोडा में। और आपकी ये जो टोडा है वो कहाँ पे स्थित है, या आपकी ये जो टोडा है वो आपकी केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। ये टोडा जो है वो आपके केकड़ी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, संत पीपा गागरोन में संत पीपा का जन्म हुआ था, लेकिन जो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, संस्थापक कौन थे। कामड़िया पंथ है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। संत रामदेव द्वारा, संत धन्ना द्वारा, संत पीपा द्वारा या फिर संत रामचरण द्वारा। तो कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। मेवात में, अलवर में, दिल्ली में या फिर भरतपुर में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली में। संत चरणदास जी की जो समाधि है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है। 1908 के अंदर एक म्यूजियम स्थापित किया गया था जिसका नाम है राजपूताना म्यूजियम। वो कहाँ है, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजमेर के अंदर। राजपूताना म्यूजियम जो है वो अजमेर के अंदर स्थापित है। और ये राजपूताना जो म्यूजियम है वो अजमेर का मेघनीज दुर्ग जो है, जो मेघनीज दुर्ग है उसके अंदर चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की। केसरी सिंह बारठ ने, दयानंद सरस्वती ने, हरविलास शारदा ने, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। परोपकारिणी सभा की स्थापना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, राजस्थान का राज्य फूल, पशु, पेड़ और पक्षी को जो वैज्ञानिक नाम है उनमें सुमेलित करना है। तो फूल है रोइडा, रोइडा को क्या बोलते हैं, रोइडा को बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, रोइडा का जो वैज्ञानिक नाम है, जो राजस्थान का राज्य फूल है उसको बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा। इसको कब घोषित किया गया था, तो इसको है वो 1983 के अंदर घोषित किया गया था राज्य फूल। ठीक है, राज्य पुष्प। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पशु की बात करें तो पशु है चिकारा। तो चिकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेंटी। और इसको कब घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया था 1981 के अंदर इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो पालतू श्रेणी का जो पशु है राज्य पशु, उसे ऊंट। ठीक है, ऊंट को घोषित किया गया है। तो ऊंट को कब घोषित किया गया था, ऊंट को घोषित किया गया था 2014 को। ठीक है, पालतू श्रेणी का है वो ऊंट है राज्य पशु। और जो वैसे पशु है राजस्थान का वो राज्य पशु वो है गजेला बेनेंटी, जिसको है वो 1981 में है वो घोषित किया गया था। उसके बाद है पेड़। तो पेड़ कौन सा है, खेजड़ी को जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। तो खेजड़ी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरारिया है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। इसको कब घोषित किया गया था, तो खेजड़ी को है वो राज्य वृक्ष का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, ये दिया गया था 1983
थ्री को, ठीक है, 1983 को, ठीक है। उसके बाद पक्षी, तो राजस्थान का राज्य जो पक्षी है वो कौन है, गोडाउन है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ओर्डेओटिस नाइग्रेसेप्स, ठीक है। इसका यह वैज्ञानिक नाम है, ओर्डेओटिस नाइग्रेसेप्स, ठीक है, पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। इसको कब घोषित किया गया था, 1981 में। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो पशु और पक्षी है ना, उनको पहले घोषित किया गया था। तो 1981 के अंदर पशु और पक्षी को घोषित किया गया। फिर 1983 के अंदर जो है पशु, सॉरी, पेड़ और पुष्प यानी पेड़ और फूल को है वो बाद में घोषित किया गया था, और पशु और पक्षी को है वो पहले घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2010 सेकंड ग्रेड शिक्षक में भी पूछा गया था। सागवान, आम, नीम या फिर खेजड़ी। तो खेजड़ी को जो है वो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। और इसे कब घोषित किया गया था, 31 अक्टूबर 1983 को है वो इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसका नाम है प्रोसेपिस सिनेरारिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अन्य नाम जैसे जंटी, राजस्थान का गौरव, समी वृक्ष, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, वो अभी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसेन नामक स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, गोडाउन पक्षी की शरणस्थली के लिए, सर्प अभयारण्य के लिए, पान की खेती के लिए, या फिर पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो सोरसेन है वो गोडाउन की शरणस्थली कहलाता है। सोरसेन आपका कहाँ है, सोरसेन है वो बारा के अंदर है, ठीक है। बारा के अंदर सोरसेन जो है वो राजस्थान, सोरसेन जो है वो गोडाउन की है वो शरणस्थली कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान। तो राज्य पुष्प रोहिड़ा जो है वो आपके पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में है वो रोहिड़ा सर्वाधिक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। कब घोषित किया गया था, 1983 के अंदर। टिकामेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल या फिर खो खो। तो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, ठीक है। और राजस्थान का जो राज्य खेल है उसको बास्केटबॉल को मान्यता कब मिली थी, यानी इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया है, तो 1948 1948 के अंदर है वो इसको बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊंट जो राजस्थान का पालतू पशुओं की श्रेणी के में राजस्थान का राज्य पशु है, पालतू पशुओं की श्रेणी में इसे कब घोषित किया गया था, 2014 में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, केमेलस ड्रोमेडेरियस, केमेलियस बैक्टीरियस, केमेलियस डेजर्टियस या फिर केमेलियस यूरोपा। तो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है उसे केमेलियस डोमेटेरियस बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम। और केमेलियस बैक्टीरियस है जा, वो किसको बोलते हैं, जो दो कुबड़ वाला ऊंट होता है ना, जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, दो कुबड़ वाला ऊंट, उसको बोलते हैं केमिलस बैक्टीरियस, ठीक है। और वैसे एक कुबड़ वाले ऊंट को केमिलस डोमेटेरियस बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि नाथद्वारा का मौलिक नाम क्या था, यानी कि जो नाथद्वारा है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो नाथद्वारा तो सबसे पहले बता दूं आपको कहाँ पर है, राजसमंद में है, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था, बांद्रा, कानौर, सिंहाड़ या फिर बेडला। तो नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो सिंहाड़ था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है, यानी कि कौन से शहर का प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर था, ठीक है। जालोर, सिरोही, नागौर या फिर जैसलमेर। तो जालोर जो शहर है उसका नाम जो प्राचीन नाम है वो जाबालीपुर था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब किया गया था। करौली जिला है उसका गठन कब हुआ था, 7/9/1995, 19/7/1997, 17/9/1998 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में जो करौली जिले का गठन है वो 1997 में हुआ था। 1997 में जो है वो करौली जिले का गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अजमेर है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, ठीक है। अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, 1987 के अंदर, 1982 के अंदर, 1977 के अंदर या फिर 1991 के अंदर। तो अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग 1987 में बना था, ठीक है। और किसने घोषित किया था, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी की सरकार ने है ना, हरिदेव जोशी की सरकार ने अजमेर को है वो छठा संभाग 1987, 15 जनवरी
1987 को है वो घोषित किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हरिदेव जोशी की सरकार ने 15 जनवरी 1987 को है इसे अजमेर को छठा संभाग बनाया था। ठीक है, और ये किस यह जयपुर संभाग से अलग होकर संभाग बना था। ठीक है, तो अजमेर संभाग है वो जयपुर संभाग से, जयपुर संभाग को तोड़कर जो है वो अजमेर संभाग बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं कि राजस्थान का छठा संभाग, उसके बाद सातवां जो संभाग है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर एक सातवां संभाग जो है राजस्थान का वो भरतपुर था। वो कब बना था? वो बना था 4 जून 2005 को जो है वो राजस्थान का सातवां संभाग बना था। ठीक है, और भरतपुर जो संभाग है वो आपका जयपुर और कोटा संभाग से अलग होके बना था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? यानी कि भारत का जो नक्शा है उसके अंदर जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में है, पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है, या फिर उत्तर पश्चिम में है? ठीक है, तो बात करें जैसे कि मान लो कि ये राजस्थान, ये भारत का मैप है। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो भारत के अंदर जो राजस्थान है वो इस दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर हो गई और पश्चिम हो गई। ठीक है, तो ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, राजस्थान पुलिस लेटेस्ट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन आती, ऐसे बना लिया करो कि भारत का नक्शा, अब राजस्थान है वो यहाँ पे स्थित है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, अब विश्व का मानचित्र बना लो ऐसे कि विश्व में जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये विश्व बना लिया। अब राजस्थान है वो किस गोलार्ध के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हो गया उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और अब किस गोलार्ध में होगा? यहाँ पे स्थित है भारत, तो ये यहाँ पे स्थित है, तो ये हो गया उत्तरी पूर्व। ठीक है, ये वाला हो गया उत्तरी पूर्व। तो विश्व के अंदर उत्तरी पूर्व में, और भारत की बात करें तो भारत के अंदर उत्तरी पश्चिम में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछा है। 23 3 दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 23 मिनट 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण। तो देखो अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो आपको ये बात तो ध्यान में रखनी है कि राजस्थान है जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, तो उत्तर होगा, दक्षिण तो कभी नहीं होगा। दोनों तरफ, इधर और इधर, दोनों अक्षांशों के अंदर उत्तर ही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तर गोलार्ध में स्थित है तो इसलिए उत्तर तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा बात करूं वैसे एग्जिट की, तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर, दोनों में उत्तर होगा। अभी ये देखो यहाँ पे उत्तर दे रखा है और एक तरफ दक्षिण दे रखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विश्व में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जो दोनों अक्षांशों में जो दोनों तरफ है वो उत्तर ही आएगा। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि 70 डिग्री है वो RS प्री 2010 का क्वेश्चन है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? जैसलमेर, धौलपुर, नागौर या फिर जोधपुर? अब देखो जैसे ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, और राजस्थान का मैप ये, तो यहाँ से और यहाँ का क्या है? ठीक है, आपको पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक का देशांतरीय विस्तार है, आपको बताना है। क्या है? गुणित्तर 30 से 78 17। ठीक है, गुणित्तर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो गुणित्तर 30 जो है वो राजस्थान के एक कोने पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76। ठीक है, अब अगर आपको ये याद है कि गुणित्तर डिग्री 30, गुणित्तर डिग्री 3 मिनट से, गुणित्तर डिग्री 30 मिनट से अगर राजस्थान का जो शुरू होता है, सॉरी 3 मिनट बोल दिया मैंने, गुणित्तर डिग्री 30 मिनट। ठीक है, से राजस्थान का जो है वो देशांतरी विस्तार शुरू होता है, तो 70 डिग्री जो है वो इसके आगे ही होगा जस्ट। अगर गुणित्तर 30 से स्टार्ट होता है तो 70 डिग्री यहीं पे होगा, और यहीं पे राजस्थान का कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। अगर आपको ये गुणित्तर डिग्री 30 मिनट याद था तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे कि जो 30 डिग्री है, 70 डिग्री है, वो कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है? अभी मैंने बताया कि गुणित्तर 30 से 78 17, इसमें दोनों तरफ पूर्व होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोब है उसके अंदर राजस्थान जो है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर अक्षांश की बात आ जाएगी तो वो हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अक्षांश देखो
ये अक्षांश है, ठीक है। जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो सीधी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आड़ी रेखा की बात आ जाएगी तो उसमें उत्तर होगा, यानी अक्षांश के अंदर है वो उत्तर होगा दोनों तरफ, ठीक है। और जब देशांतर की बात आएगी यानी खड़ी रेखा की बात आएगी तो उसके अंदर दोनों में पूर्व होगा, क्योंकि गोलोब में राजस्थान है वो उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। जैसे ग्लोब पर ये रेखाएं निकलती है ना, तो इनमें जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है, 23 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये राजस्थान के कहाँ से निकलती है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, ठीक है। मेन है वो बांसवाड़ा से निकलती है। डूंगरपुर से तो सिर्फ सीमा से चिखली गांव, जो डूंगरपुर का चिखली गांव है, वहां से होकर थोड़ी सी निकलती है। ज्यादातर जो है वो बांसवाड़ा से निकलती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पटवार 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और कर्क रेखा की लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की जो लंबाई है, जैसे ये राजस्थान हो गया तो ठीक है, और कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है आपके नीचे से, ठीक है। तो 26 किलोमीटर की रेखा हो गई, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, वैसे कोई रेखा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, जालौर या फिर जोधपुर, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है कि 21 जून को है वो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है। तो अब जैसे ये राजस्थान हो गया, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। अब बांसवाड़ा पे गुजरेगी तो 21 जून को है वो सूर्य है वो सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। तो सीधा चमकेगा तो राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा पे ही लंबवत चमकेगा, ठीक है। अगर जिला पूछ ले तो बांसवाड़ा ही होगा। तो बांसवाड़ा जिले में 21 जून को है वो सूर्य लंबवत चमकता है। और तिरछापन कहाँ रहेगा? अब ये देखो, यहाँ पे बांसवाड़ा पे लंबवत चमकेगा तो तिरछापन है वो इधर उत्तर की तरफ जो स्थित है वहां पे तिरछापन ज्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लंबवत रहेगा तो धीरे 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 ऐसे तिरछा होता जाएगा। तो गंगानगर के अंदर है वो सबसे तिरछी पड़ती है 21 जून को रेखाएं, सूर्य की किरणें, और बांसवाड़ा में है वो लंबवत चमकता है, तो इसलिए बांसवाड़ा पर एकदम सीधा चमकता है, सीधा सिर पर चमकता है सूर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है? अब राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो इसकी पूर्व से पश्चिम की है वो लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान जो है वो पूर्व से पश्चिम तक है वो 869 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लंबाई अभी अगले वाले प्रश्न में आएगी, ठीक है। उसके बाद है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, अभी ये हो गया 869, ठीक है। ये हो गया 869, और उत्तर से दक्षिण तक हो जाएगा 826, ठीक है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 826। तो आड़ा हो गया 869 और सीधा हो गया 826। ये बात दोनों आपको ध्यान में रखनी है, दोनों चीजें एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 72 किलोमीटर? तो अभी देखो, एक तरफ देखो ऐसे हो गया 869, ऐसे हो गया 869, ठीक है। और ऐसे हो गया 826। अब इन दोनों का अंतर कितना है? तो इनको माइनस कर दो, 43 किलोमीटर आएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर है वो 43 किलोमीटर आएगा। ये बात भी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, ठीक है। एक बार नहीं, बहुत बार पूछी जा चुकी है। अभी लेटेस्ट कब पूछी गई थी? लेटेस्ट पूछी गई थी अध्यापक भर्ती SST 2023 के अंदर ये पूछी गई थी, ठीक है। और वैसे ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इस 4 कथन दिए गए हैं, इनमें एक कथन है वो सही है और 3 कथन है वो गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है कि सत्य पूछ रहे हैं या फिर असत्य पूछ रहे हैं। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को यहाँ से ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि 4 में से सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण है वो 826 है ऐसे, ठीक है। इसका स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत बात है। इसका क्षेत्रफल 3,42,200 329 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत बात है। पहला बात है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। पहला जो आंकड़ा है, तथ्य है वो बिल्कुल सही है कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है, ऐसे है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहली जो कथन है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसका जो सर्वप्रथम किसने बताया था विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ऐसा किसने बताया था?
TH हैंडले ने बताया था। TH हैंडले जो था उसने बताया था कि राजस्थान का जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, तो ये थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दो रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा, देखो ये राजस्थान है। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसे 826 और ऐसे 869, तो यहाँ पे कौन सा जिला है जिसमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये जिला है वो नागौर है। नागौर का लापालोई गांव है, वहां पे ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, वैसे कोई रेखाएं खींची हुई नहीं है। तो वहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। जेल प्रहरी 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब आपको जैसे राजस्थान का जो मैप होता है ना, राजस्थान का जो मैप होता है ना, उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, कि कौन सा जिला है वो पहले पूर्व में आएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा का अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसके अंदर करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा, जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ पूछ रहा है तो यहाँ पे करौली आ जाएगा। देखो पूर्व दिशा में यहाँ पे करौली है, तो पहले करौली आ जाएगा, तो पहले तो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर यहाँ पर है तो सवाई माधोपुर आ जाएगा। ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर आ गया। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद यहाँ पे अजमेर है तो अजमेर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट के अंदर कौन आएगा, जोधपुर, यहाँ पे है तो जोधपुर आएगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर, यानी कि ADBC। तो ये ADBC यानी कि करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको राजस्थान का जो मानचित्र है वो बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार इन जिलों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है कि राजस्थान की कुल जो है वो स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की यानी कि जो राजस्थान है, जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ से लेकर इसकी पूरी स्थल की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर है। कैसे है, देखो यहाँ से लेकर ना, यहाँ से पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हो गई 1070 किलोमीटर। ठीक है, इस 5,920 में 1070 किलोमीटर है वो तो हो गई पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। उसके बाद है अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि जो राजस्थान के ही राज्य हैं उनके साथ कितनी सीमा लगाता है, तो उनके साथ लगाता है 4850। तो 4850 और 1070 हो गए 5,920। ठीक है, 5,920 किलोमीटर है वो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको जिला बताना है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। तो राजस्थान जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला स्थित नहीं है, बीकानेर है वो यहाँ पे स्थित है, तो बीकानेर हो जाएगा। गंगानगर सबसे ऊपर स्थित है, हो जाएगा। जैसलमेर यहाँ पे स्थित है, हो जाएगा। हनुमानगढ़ नहीं होगा क्योंकि हनुमानगढ़ है वो यहाँ स्थित है राजस्थान में, तो हनुमानगढ़ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन स्थित है, जो राजस्थान का आखिरी और मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन है, उसका क्या नाम है, नवाबपुर, झालावाड़ रोड, मुन्नाबाव या फिर भवानी मंडी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है वो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। वह अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है, जब कोई राज्य दूसरे राज्य के साथ सीमा बनाता है तो वह अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। ठीक है, और अगर जब कोई राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। तो सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब बनाता है। ठीक है, पंजाब के साथ है वो राजस्थान बनाता है। कितनी बनाता है, 89 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, और राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें से गंगानगर है वो ज्यादा बनाता है, सर्वाधिक गंगानगर बनाता है और कम है वो हनुमानगढ़ बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस एक जिले की सीमा राजस्थान व पाकिस्तान से लगती है। यानी कि कौन सा एक ऐसा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो इसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाएगा। तो जैसलमेर यहाँ पे स्थित है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जालोर है और सिरोही और बाड़मेर। जालोर है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सिरोही भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, लेकिन जो जैसलमेर बाड़मेर जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के भी टच होता है और यहाँ पर पाकिस्तान से भी टच होता है बाड़मेर। ठीक है, तो बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर के साथ। ठीक है, गुजरात के साथ।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? यानी कि सबसे छोटी जो है वो पंजाब के साथ बनाता है, 89 किलोमीटर की पंजाब के साथ बनाता है, और सबसे ज्यादा है वो किसके साथ बनाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक है वो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर की बनाता है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं? राजस्थान के इसमें 10 जिले बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो है वो 10 जिले बनाते हैं, जिसमें से झालावाड़ है वो सर्वाधिक सीमा 520 किलोमीटर जो है वो झालावाड़ बनाता है। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि सर्वाधिक जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, कौन सा जिला बनाता है, तो झालावाड़ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ठीक है, 10.41%, 11.11%, 5.6% या फिर 10%। यानी कि राजस्थान जैसे भारत का है वो 100% भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो उसमें राजस्थान का है वो 10.41% जो है वो राजस्थान अकेले कवर करता है भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, तो राजस्थान का हो जाएगा 10.41%। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि जैसे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, उसके उसमें कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में भी बराबर हिस्सा रखता है और जनसंख्या में भी बराबर हिस्सा रखता है? ठीक है, तो ये पूछा गया है, बांसवाड़ा, चूरू, सीकर या फिर सिरोही। तो इसका आंसर सिरोही होगा। सिरोही कैसे होगा? जैसे कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 100% है, तो ठीक है, तो इसमें 1.5% जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सिरोही का है। ठीक है, और जनसंख्या जैसे 100% है, तो उसमें भी 1.5% जो है वो जनसंख्या का क्षेत्र है वो सिरोही का है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या भी 1.5% है और क्षेत्रफल भी 1.5% है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों जो है वो बराबर हैं। तो यही पूछ रहा है कि समान प्रतिशत, कि क्षेत्रफल का और कुल जनसंख्या का समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? तो सिरोही है, और 1.5% जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्रफल रखता है, और 1.5% ही कुल जनसंख्या अपने पास रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों पर आधारित वर्णन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, कि राजस्थान की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? सी ए हिक्केट, एम एस खुराना, ला टोचे या फिर ए एम हेरोन। तो ए एम हेरोन के द्वारा है वो ये कहा गया था कि राजस्थान की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में पलाया झीलें पाई जाती हैं? पलाया झीलें होती हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? हाड़ौती के पठार में, मैदान में, अरावली पर्वत में या फिर थार के रेगिस्तान में? तो राजस्थान के अंदर जो पलाया झीलें हैं वो थार के रेगिस्तान में पाई जाती हैं, थार के रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार का जो रेगिस्तान है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,30,254 किलोमीटर, 2,32,364 किलोमीटर, 2,38,254 किलोमीटर या फिर 2,48,254 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, संगणक 2024 में लेटेस्ट अभी पूछा गया है। ठीक है, तो 2,38,254 किलोमीटर है, 2,38,254 किलोमीटर है वो इसका थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में? तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है, जीवाश्म पार्क, वो जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्य जीव श्रृंखला है या फिर पशु श्रृंखला है? ठीक है, तो देखो जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर है ना, जैसलमेर में क्या है कि मोहनगढ़, पोक जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक एक लाठी सीरीज पाई जाती है, एक भौगोलिक बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, भूगर्भीय जल पट्टी है, ये जल पट्टी है जो कहां से कहां तक है? ये पोखरण से मोहनगढ़ तक है। ठीक है, तो ये कहां पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो लाठी सीरीज है वो भौगोलिक जल पट्टी है एक। ठीक है, और इसके ऊपर जो जल पट्टी है इसी के ऊपर सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? यानी कि जो राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कितना परसेंट जो है वो मरुस्थल के अंतर्गत आता है? मरुस्थल ने घेरा हुआ है, 41%, 61%, 21% या फिर 81%। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो लगभग 61% भाग पर जो है वो फैला हुआ है।
61% भाग पर है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61%। और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, 40% जनसंख्या है वो मरुस्थल में निवास करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में घास के मैदान या चरवाहे क्या कहलाते हैं? कि घास के मैदान और चरवाहों को क्या कहा जाता है? तो इसको है वो बीड़ कहा जाता है। बीड़ जो है वो राजस्थान के अंदर घास के मैदान और चरवाहों को बीड़ कहते हैं। बीहड़ क्या होता है? बीहड़ होता है कि नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव से बने बने जो खड्डे बने होते हैं ना, कि नदी बहती है तो उसमें कटाव पड़ जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में कटाव पड़ जाते हैं और बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। ये सर्वाधिक खड्डे बीहड़ है वो चंबल नदी करती है। ठीक है, चंबल नदी है वो धौलपुर और करौली के अंदर है। ये बीहड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जोहड़ क्या होते हैं? जोहड़ होते हैं जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं ना, कच्चे कुओं को है वो जोहड़ बोला जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कच्चे कुएं होते हैं, उनको जोहड़ बोलते हैं। ठीक है, और चोबी क्या होती है? कि चोबी होती है कि इन जो जोहड़ होते हैं इनका जो बीच का जो सबसे गहरा स्थान होता है ना बीच का, उसे चोबी बोलते हैं। ठीक है, चोबी या चोबही। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बीहड़ क्या हो जाएगा? कि नदियों द्वारा खड्डे जो बनते हैं उनको बीहड़ बोलते हैं। उदखास सलाकृति होती है। ठीक है, जब नदी बहती है तो खड्डे बन जाते हैं तो उनको बीहड़ बोलते हैं। जोहड़ क्या होते हैं? जोहड़ होते हैं कि शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ बोला जाता है। और इन जोहड़ों का जो सबसे मध्य का जो गहरा भाग होता है ना, उसको चोबी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं है यानी कि 3 विशेषताएं हैं वो थार के मरुस्थल से संबंधित हैं और 1 विशेषता है वो संबंधित नहीं है। यहाँ शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सदाबहार वन कैसे पाए जाएंगे मरुस्थल के अंदर? यहाँ बालुका के स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बाब बोल्डर्स एक भूगर्भिक जल संरचना नहीं है, भूगर्भिक संरचना है, वो किस युग से संबंधित है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बाब बोल्डर्स एक भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, वो कहां पर है? यह फलोदी के अंदर है। ठीक है, बाब बोल्डर्स जो है वो फलोदी में स्थित है। ठीक है, और यह किस युग से संबंधित है? यह कार्बोनोफेरिस युग से संबंधित है। ठीक है, कार्बोनोनीफेरिस युग से संबंधित है बाब बोल्डर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का कितना भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र का है? 2/3, 1/3, 1/4 या फिर आधा? यानी कि जो राजस्थान राज्य का जो मरुस्थल है वो कितना भाग घेरता है? तो लगभग 2/3 भाग जो है वो राजस्थान का मरुस्थल घेरता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान एक बालुका स्तूपों का प्रकार है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बरखान क्या होता है? बरखान एक, जब हवा चलती है ना तो मिट्टी का निक्षेपण होता है और एक अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। ठीक है, एक अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। ठीक है, उसको बरखान बोलते हैं। ठीक है, और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। जो जितने भी बालू का स्तूप होते हैं ना, उनमें बरखान जो है वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ठीक है, और जो मरुस्थलीकरण होता है ना, मरुस्थलीकरण जितना भी होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। यानी मरुस्थलीकरण को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन सा बालू का स्तूप देता है? बरखान बालू का स्तूप देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, बरखान बालू का स्तूप ओसिया जोधपुर, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानी सतह पर अनावरित है? ठीक है, क्या है कि मरुस्थल जो है, जो पश्चिमी क्षेत्र है जो मरुस्थल में, उसमें कुछ स्थान पर जो क्या है कि चट्टाने हैं। ठीक है, वहां पर मरुस्थल नहीं है, वहां पे चट्टाने हैं। चट्टानों का मरुस्थल है, बालू का मरुस्थल नहीं है, बालू का स्तूप नहीं है वहां पे कुछ चट्टाने हैं। ठीक है, चट्टानों को क्या बोलते हैं? बालू का मुक्त प्रदेश बोलते हैं। जो चट्टाने हैं जहाँ पे बालू का स्तूप युक्त नहीं है, उनको बालू का मुक्त प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि पश्चिमी क्षेत्र का मरुस्थल है वो 100% है। ठीक है, 100% में जो बालू का स्तूप मुक्त, यानी कि जो कठोर चट्टानी है, वो कितना परसेंट है? वो 41.5% है। 41.5% पे है ना, वो बालू का मुक्त प्रदेश है। यानी कि वहां पे बालू के टिब्बे नहीं है, वहां पे चट्टाने हैं, पथरीली चट्टाने हैं। ठीक है, जिनको हमादा बोला जाता है। ठीक है, और बाकी का जो बचा है वो मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, दोहरे पाए जाते हैं, टिब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता है? कूप, पाल, डहलिया या फिर बोलावा? भीलों का जो कमरा होता है उसके बाहर जो गैलरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डहलिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डहलिया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? चिमाता, दजिया,
दाप्पा या फिर कछाबू। तो भीलों के द्वारा जब मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। ठीक है, तो दजिया खेती है वो भीलों की जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाती है। और जो पहाड़ों पर खेती की जाती है ना, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधों को जलाकर खेती की जाती है उसे चिमाता बोलते हैं, और मैदानों पर जो खेती की जाती है ना उसको दजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? सांसी, मीणा, भील या फिर सहरिया। तो भील जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो मक्का है। ठीक है, मक्का जो है वो भील जनजाति का है वो मुख्य भोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कि कमर पर जो वस्त्र पहना जाता है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा उसको क्या बोलते हैं? जामा, कछाबू, पोत्या या फिर खोइतू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोइतू। खोइतू जो होता है वो पुरुष भील भील द्वारा कमर पर लपेटा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है? जब भीलों के अंदर लड़की का विवाह होता है तो दीवार, घर की जो दीवार होती है उस पर एक चित्र बनाई जाती है। ठीक है, एक लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, एक लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? भराड़ी, फड़, तहनीसा या फिर मांडना। तो भराड़ी जो है, इन चित्रों को है वो भराड़ी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, भराड़ी देवी के जो चित्र हैं, लोक देवी के चित्र बनाए जाते हैं विवाह के समय। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों के अंदर एक प्रथा होती है छेड़ा फाड़ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या मतलब कैसी प्रथा है, किस चीज की ऐसी प्रथा है जिसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं? विवाह है, नाता, तलाक या फिर विमान। तो तलाक जो होता है ना, भीलों के अंदर जो तलाक की प्रथा होती है उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। ठीक है, छेड़ा फाड़ना बोला जाता है तलाक को। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ना राजस्थान की किस बोली को, जो किस भाषा को है वो भीलों की बोली कहा है? ठीक है, वागड़ी, डिंगल, निमाड़ी या फिर अहिरवाटी। तो वागड़ी को जो है, वागड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है, जो राजस्थान के जो दक्षिणतम भाग में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कुछ भाग। ठीक है, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र वागड़ बोला जाता है। इसके अंदर जो भील रहते हैं उनके अंदर जो बोली बोली जाती है उसको भीलों की बोली की संज्ञा दी है। ठीक है ना, वागड़ी बोली को जो है ग्रियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? भील, मीणा, गुजर या फिर ग्रासिया। तो भील जनजाति का जो मुखिया होता है ना, मुखिया को गमेती बोला जाता है। ठीक है, जो लोगों का मुखिया होता है ना, जनजाति के लोगों का नेता, यानी कि गांव का जो भी जितने भी समुदाय होते हैं उनका जो प्रमुख होता है उसको गमेती बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि कू क्या है? ग्रास्य जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, भील जनजाति का घर है या फिर डामोर जनजाति का वस्त्र है। तो कू क्या होता है कि जो भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना उनको कू बोला जाता है। ठीक है, उनको कू बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कू क्या है? भील जनजाति के घर हैं। अगला प्रश्न है कि भेल जनजाति के पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा या फिर अधिक उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या होता है कि भेल जनजाति जो है एक वृक्ष से ना क्या बनाती है? देसी शराब बनाती है। ठीक है, तो इस पौधे को जो है वो भेल जनजाति का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भेल जनजाति का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो महुआ जो है, उस पेड़ से भेल जनजाति के पुरुष जो है वो शराब बनाते हैं, देसी शराब बनाते हैं। ठीक है, तो भेलों का जो कल्प वृक्ष है वो महुआ कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, डामोर, ग्रासी या फिर मीणा। तो फायरे फायरे जो रणघोष है वो किसका है? भीलों का रणघोष है। ठीक है, भील जनजाति का रणघोष है वो फायरे फायरे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहरावना और तना विवाह प्रचलित है? कि पहरावना और तना विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, भील, डामोर, ग्रासी या फिर मीणा। तो यह ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, विवाह के ये प्रकार हैं, पहरावना और तना विवाह के एक प्रकार हैं, विवाह के एक प्रकार हैं जो ग्रास्य जनजाति के अंदर प्रचलित हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ग्रास्य जनजाति प्रधानता पाई जाती है, यानी कि मुख्यतः जो ग्रास्य जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सिरोही जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में या फिर कंजन जाति में। तो ग्रास्य जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? उदयपुर नहीं, सॉरी सॉरी, सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर है वो मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, ग्रास्य जनजाति है वो प्रधानतः सिरोही के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक संस्था
सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से समृद्ध है? यानी कि एक सरकारी संस्था है हेलरू, ठीक है, जो जनजातियों की जो प्रथाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो किसकी संस्था है वो, कौन सी जनजाति की संस्था है? ग्रासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा। तो ये जो हेलरू संस्था है वो ग्रासिया जनजाति की संस्था है, ठीक है, ग्रासिया जनजाति की एक संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा दजिया और चिमाता है वो भील जनजाति का जो है वो कृषि का एक रूप है, और हारी भावरी जो है वो ग्रासिया जनजाति का एक प्रचलित रूप है, ठीक है। तो हारी भावरी जो है वो ग्रासिया जनजाति से संबंध है, ठीक है, कृषि का एक रूप है। अगला प्रश्न है कि सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित मेला है? ठीक है, सीताबाड़ी का एक मेला लगता है वो किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, भील, सहरिया या फिर मीणा। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? यह लगता है आपका केलवाड़ा बारा के अंदर लगता है, ठीक है, और सहरिया जनजाति है वो प्रधानतः बारा के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। तो केलवाड़ा बारा के अंदर है वो सीताबाड़ी का मेला लगता है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। और बारा जिले में ही प्रधानतः शाहबाद और किशनगंज तहसील में सहरिया जनजाति है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति में मोर बांधिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? ग्रासिया जनजाति में एक मोर बांधिया रीति रिवाज होता है जो किस अवसर पर किया जाता है? जन्म, विवाह, सगाई या फिर तलाक। तो विवाह पर किया जाता है, ठीक है, विवाह पर एक रीति रिवाज है मोर बांधिया, ठीक है, वो ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है, यानी कि सर्वाधिक कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? मीणा, भील, ग्रासिया या फिर भील मीणा, ठीक है। तो जो सब सर्वाधिक है वो मीणा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना हुई थी उसके अंदर है जो कुल जनजाति थी उनमें से 47%, 47% है वो मीणा जनजाति की पाई गई थी, ठीक है। तो सर्वाधिक है वो मीणा पाई जाती है, उसके बाद भील पाए जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर पर भील आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है? डामोर एक जनजाति है जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर टोंक। तो डामोर जो जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में प्रधानतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कब पूछा गया? सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, कंजर, ग्रासिया या फिर सांसी। तो कंजर जनजाति की जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है, और आराध्य देव है वो बालाजी महाराज हैं, ठीक है, हनुमान जी हैं, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी जनजाति के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो जनजाति के आधार पर तीसरा, छठा, पांचवा या फिर चौथा। तो जनजाति के आधार पर यह चौथा स्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का भारत के अंदर चौथा स्थान है, ठीक है, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 7 अगस्त। तो विश्व आदिवासी दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी। प्रश्न है कि जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातकर्म, चूड़ाकर्म, निष्कर्मण या फिर समावर्तन। तो हिंदू धर्म के अंदर जो 16 कर्म होते हैं, जो 16 संस्कार होते हैं, उस उनके नामों का एक प्रकार है, ठीक है। तो जड़ूला है वो कौन से कर्म के अंदर आता है? तो यह आपका चूड़ाकर्म के अंदर आता है, चूड़ाकर्म के अंदर आता है। जड़ूला क्या होता है कि जब बच्चे का जब जो भी हमारा आराध्य देव होता है उसके सामने प्रथम बार ले जाकर जब बाल चढ़ाए जाते हैं, केस दान किए जाते हैं, उसको जड़ूला बोलते हैं, ठीक है। और जात कर्म क्या होता है? जात कर्म क्या होता है कि बच्चे के जन्म लेते ही घर के सदस्यों द्वारा बच्चे को घुंटी या पेय पदार्थ पिलाया जाता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो घर के बड़े सदस्य द्वारा घुंटी या फिर जल पिलाया जाता है, ठीक है, बच्चे को जल या फिर घुंटी पिलाई जाती है। आप जैसे हम कहते हैं ना कि घुंटी दी गई है, ठीक है, तो उसको जात कर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर है निष्कर्मण। निष्कर्मण क्या होता है कि बच्चे के जन्म के 12वें दिन से 4 महीने तक कभी भी सूर्य को या चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। यानी कि जब बच्चा 12 दिन का हो जाता है ना, 12 दिन से लेकर या फिर 12 दिन से लेकर 4 महीने तक कभी भी जब पहली बार बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको निष्कर्मण बोलते हैं। ऐसा भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर है समावर्तन। समावर्तन क्या होता है कि जब
अभी तो जैसे गुरुकुल नहीं है, पहले जब गुरुकुल होता था तब शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल से बच्चा जब घर आता था तो उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है, उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है, समावर्तन बोलते थे। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। जुड़ुल्ला है वो चूड़ाक्रम के अंदर आता है, ठीक है, जो हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं उसके अंदर चूड़ाक्रम में आता है, ठीक है। ये सभी जो है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में ही एक प्रकार है, ठीक है। अगला है कि बडार क्या है। बडार क्या है? विवाह पर आयोजित भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक झील। तो बडार क्या है कि विवाह पर आयोजित एक भोज होता है, यानी कि विवाह पर जब भोजन कराया जाता है पूरे सगे संबंधियों को, गांव वालों को, तो उसको बडार बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलने की एकादशी पूजा। तो क्या होता है कि आणो जो होता है राजस्थान के अंदर, आणो जो है वो क्या है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जाना, और किसी जगह आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आणो, ठीक है। तो यानी कि जब ससुराल दूसरी बार आती है, बहू आणो आती है, तो उसको आणो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि चीकनी कोथली क्या है। पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो चीकनी कोथली जो है वो आपकी शादी की एक रस्म होती है, ठीक है, चीकनी कोथली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोना रस्म किससे संबंधित है, यानी कि गोना जो रस्म है वो कहाँ पर होती है, मुंडन में होती है, विवाह में होती है, नामांकन में होती है, फिर योग पवित्र में होती है। तो गोना जो रस्म है वो विवाह की होती है, ठीक है, विवाह की होती है। और यज्ञोपवीत क्या होती है, जब पहले होता था ना कि जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता था, तो जब वह जाता था तो इस संस्कार को क्या बोलते थे, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते थे। और जब वो शिक्षा पूरी करके वापस आता था तो उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है, उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ओलंदी क्या है। ओलंदी क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री है। तो क्या है कि ओलंदी जो होती है वो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री होती है। जब क्या होता है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके उस टाइम पे उसके साथ एक घर की एक अन्य स्त्री या फिर लड़की है वो जाती है, ठीक है, तो उसको ओलंदी कहते हैं। और जब कोई लड़का या फिर कोई पुरुष जाता है तो उसको ओलंदा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में साम्यला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, यानी कि साम्यला क्या होता है, जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय, या फिर मृत्यु के समय। तो साम्यला होता है वो क्या होता है कि विवाह के अवसर पर शब्द काम में लिया जाता है। साम्यला क्या होता है कि कन्या पक्ष, जब विवाह के समय कन्या पक्ष की ओर से, ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं वो दूल्हे को देखने जाते हैं, ठीक है। दूल्हे, जब दूल्हे की बारात जहाँ उतारी जाती है तो वहां पर गांव के या फिर उस घर के लोग जो हैं, वो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां पे जाते हैं, ठीक है। बारात का जो डेरा होता है वहां पे वर को देखने जाते हैं, तोरण मारने से पहले वर को देखने के लिए जाते हैं, तो उसको है सामेला शब्द बोला जाता है, सामेला शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान संस्कृति में जनोटन क्या है। भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, कृषि कर है, या वर पक्ष की ओर दिए जाने वाला भोजन है, ठीक है। तो जनोटन जो है वो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है, जो भोजन कराया जाता है, उसको जनोटन बोला जाता है, जानोटन बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भदर का संबंध किससे है। करणवेद, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार, या फिर समावर्तन संस्कार। तो भदर जो है वो अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है। बधाई क्या होता है कि जब मृत्यु के समय जब केस दान कर दिए जाते हैं, जैसे किसी के पिता की मृत्यु हो गई है तो उसका पुत्र है वो अपने केस दान करता है, तो उसको भद्र बोलते हैं, ठीक है। कर्णवेद संस्कार क्या होता है कि जब बच्चे को पहली बार जैसे कान के अंदर बाली पहनाई जाती है तो उसको कर्णवेद संस्कार बोला जाता है, ठीक है। और विवाह संस्कार आपको पता ही है कि जब बच्चा 18 वर्ष से 21 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लेता है तो उसको विवाह बंधन में बंधना विवाह संस्कार कहलाता है। और समावर्तन संस्कार क्या होता है वो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि समावर्तन क्या होता है, जब गुरुकुल में शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा घर वापस लौटता था तो उसको समावर्तन बोलते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। मौसर क्या होता है, गृह प्रवेश होता है, दहेज होता है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज होता है, या फिर मृत्यु भोज होता है। तो मौसर जो है वो मृत्यु भोज होता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत मृत्यु के बाद जब 12 दिन बाद जो भोजन कराया जाता है उसको मौसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नाता क्या है। रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक। तो नाता क्या होता है, ये
आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाता है वो रिश्तों का नाम है, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि रिश्ते नाते, हम दोनों जोड़ के बोलते हैं ना कि रिश्ते नाते, तो रिश्तों का ही एक नाम है नाता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शिरावन से क्या तात्पर्य है। शिरावन क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का पर्याप्त प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण क्षेत्रों किसानों का दोपहर का भोजन, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, या फिर मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। तो शिरावन क्या होता है? शिरावन होता है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है, जिसे कलेवा भी बोलते हैं, कलेवा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सिरावन बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है। सागड़ी है वो क्या, किस प्रकार की प्रथा है? बंधुआ मजदूर प्रणाली है, शादी की परंपरा है, राजस्व संग्रह का प्रकार है, या फिर एक विशेष प्रकार का कर है। तो सागड़ी प्रथा है वो बंधुआ मजदूर प्रणाली है, ठीक है। बंधुआ मजदूर जब करवाई जाती है तो उसको सागड़ी प्रथा बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानून घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है। यानी कि कन्या की हत्या कर दी जाती थी प्राचीन समय में पहले, तो उस समय 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानून किसने घोषित किया था। तो सबसे पहले ये करने वाले कौन थे? कोटा रियासत थी, ठीक है। कोटा रियासत के, ठीक है, कोटा रियासत में राजा कौन थे? उसमें राजा राम सिंह थे, ठीक है। तो राम सिंह, और कौन था पॉलिटिकल एजेंट? लुडलो, मिस्टर लुडलो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का? कोटा का, ठीक है। 1800 कब लगाई? 1833 में लगाई, ठीक है। 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने राम सिंह और लुडलो दोनों, लुडलो कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था। तो राम सिंह और लुडलो दोनों ने मिलकर 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम कहाँ किया? कोटा के अंदर किया, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे हुआ? कोटा के बाद है वो कहाँ पे हुआ? कोटा के बाद बीकानेर में हुआ 1836 में। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित बीकानेर रियासत में किया गया दूसरी बार, ठीक है। और तीसरी किस रियासत ने किया? जोधपुर ने किया। कब किया? 1839 ईस्वी में जोधपुर ने किया गैर कानूनी घोषित है। 1836 में बीकानेर ने किया, राजा कौन थे? रतन सिंह थे। और 1839 में जोधपुर ने किया, राजा कौन थे? मान सिंह थे, ठीक है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के लिए प्रयत्न किए गए थे, ठीक है। तो महाराजा अजीत सिंह सॉरी, महाराणा अमर सिंह, सवाई जय सिंह, या फिर महाराणा मान सिंह। तो जो विधवा पुनर्विवाह है वो सर्वप्रथम महाराजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे, ठीक है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने ना विधवा पुनर्विवाह के हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। यानी कि बाल विवाह का विरोध किया, इसके लिए कानून बनाए। तो किसने बनाए? अर्जुन लाल सेठी, राय बहादुर, हरविलास, हीरालाल शास्त्री, या फिर जमनालाल बजाज। तो बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता है वो राय बहादुर हरविलास को कहा जाता है, ठीक है। हरविलास शारदा था इनका नाम, ठीक है। तो इनको कहा जाता है। तो ये 1929 के अंदर शारदा एक्ट के नाम से इसे पास किया गया था। इस कानून को है वो शारदा एक्ट के नाम से पास किया गया था। कब किया गया था? 1929, ठीक है। 1929 में पास किया गया था, ठीक है, ठीक है। और ये 1930 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1930 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये कौन थे? अजमेर के निवासी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। क्या होता है? आदिवासियों के अंदर यह प्रथाएं प्रचलित थी, डाकन प्रथा है, ठीक है। तो इसका जो उदयपुर में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1853 में लगाया गया था। 1853 के अंदर उदयपुर जो रियासत थी उसमें डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, या फिर बीकानेर। सती प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक है वो किसने लगाई थी? वो जयपुर ने लगाई थी, ठीक है। तो जयपुर ने है वो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया था। अभी ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी क्या आया कि सर्वप्रथम सती प्रथा निषेधित कहां की गई? निषेधित जयपुर में की गई, लेकिन कानून कहां बनाया गया? सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? इसका कानून बना दिया गया। जयपुर में सर्वप्रथम निषेधित की गई कि भाई नहीं होगी आज के बाद सती प्रथा, लेकिन इसके लिए कानून पारित किसने किया था? कानून पारित किया था 1822 में बूंदी ने, ठीक है। 1822 में बूंदी ने सर्वप्रथम कानून पारित कर दिया, ठीक है। और निषेधित किसने किया सर्वप्रथम? वो जयपुर रियासत ने किया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये वन रक्षक 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि डिंगोली क्या है। डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, या फिर मारवाड़ी खेल का नाम है। तो डिंगोली जो है वो स्त्रियों का व्रत है, ठीक है। तो
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, ठीक है। जैसे पवन की दिशा है तो उसके समकोण पर बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार के बालू का स्तूपों को जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये राजस्थान ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर, पुंगल, ठीक है, बीकानेर पुंगल के चारों तरफ। इसके अलावा गंगानगर में, सूरतगढ़ में, हनुमानगढ़ के रावतसर में, चूरू और झुंझुनू जिलों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर और चूरू झुंझुनू जिलों में ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के टिल्लों का कितना क्षेत्र मुक्त है? ठीक है, मुक्त पूछा है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है टिल्लों से युक्त और एक है टिल्लों से मुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि टिल्लों से मुक्त कितना है? 28.5%, 18.6%, 41.5% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिल्लों से जो मुक्त क्षेत्र है वो है 41.5%, ठीक है। इसके अलावा 58.50% जो है, 58.5% या फिर 50% जो है वो होता है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो है बालू का स्तूप से युक्त, और मुक्त है 41.5%, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में निम्न में से किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान, अनुदैर्ध्य, परवैलिक या फिर अनुप्रस्थ। तो जैसलमेर में जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान, अनुदैर्ध्य, परवैलिक या फिर बजादा, ठीक है। कि कौन सा एक है वो बालू का स्तूप का प्रकार है जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता? तो जो बजादा है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता है। बजादा क्या होता है कि बजादा कहलाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र में निम्न भूमि वाला क्षेत्र जहां पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, ठीक है, वो बजादा कहलाता है। जैसे ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है और यहां से जैसे धीरे धीरे नीचे निम्न भूमि होती है ना, जो निम्न भूमि होती है वहां पर पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, वो बजादा कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूपों का एक प्रकार है, ठीक है, जो तारे की आकृति के समान होते हैं, ठीक है। वो राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, सुजानगढ़ क्षेत्र में, सरदारसर या शेखावाटी क्षेत्र में, सिवाना या फिर फलोदी क्षेत्र में, मोहनगढ़ या फिर कोलायत क्षेत्र में। तो ये पाए जाते हैं मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर, ठीक है। तारा बालू का स्तूप जो है वो मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में पाए जाते हैं, ठीक है। तारा बालू का स्तूप क्या होते हैं कि ये पवनों की दिशा के कारण बार बार अपना आकार बदलते हैं, ठीक है। बार बार आकार बदलने के कारण इनको तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? चंबल बेसिन को, लूणी बेसिन को, माही बेसिन को या फिर छप्पन बेसिन को? तो गोडवाड़ प्रदेश जो है वो लूणी बेसिन को कहा जाता है, ठीक है, लूणी बेसिन को कहा जाता है। जैसे हम राजस्थान के पश्चिमी भाग को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, एक पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश को फिर से चार भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ऊपर आ जाता है घग्गर का मैदान, फिर आ जाता है शेखावाटी का प्रदेश, फिर जो लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसे फिर आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद लूणी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना उसको लूणी बेसिन या फिर गोडवाड़ बोलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ध शुष्क का ये हिस्सा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं लूणी बेसिन। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको गोडवाड़ क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। विस्तार कहाँ का है? इसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, बालोतरा व सिरोही के अंदर इसका प्रसार है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है? नागौरी उच्च भूमि, घग्गर मैदान, विद्यन कगार भूमि और गोडवाड़ भूमि। अभी मैंने चारों बता दिए कि जैसे राजस्थान को हम, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, देखो नाम नहीं याद आ रहा, हाँ, मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रकार हो गए, एक प्रकार हो गया बालू का युक्त और एक बालू का मुक्त, ठीक है। उसके बाद होता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब अर्ध शुष्क प्रदेश को चार भागों में बांटा जाता है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश या फिर लूणी बेसिन, ठीक है। तो ये तीनों है वो इसके मरुस्थलीय मरु प्रदेश के अंग है। और विद्यन कगार भूमि है वो आड़ोती प्रदेश का, जो आड़ोती प्रदेश है वहां पे पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है विद्यन कगार भूमि, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मालानी पहाड़ी खालिस्तान में स्थित है। मालानी पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? पाली, बाड़मेर, जालोर, पाली,
जालोर बाड़मेर या फिर पाली जोधपुर। तो मालानी पहाड़ी जो है वो जालोर और बाड़मेर जिले में विस्तार है मालानी पहाड़ियों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेगाना, बिलाड़ा और पाली व जालोर भाग हैं पाली बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या फिर साबरमती बेसिन के। तो डेगाना, बिलाड़ा और पाली जालोर जो है वो लूनी बेसिन के ही एक भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को क्या नाम दिया जाता है? शेखावटी प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्कन लावा प्रदेश या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अंतःस्थलीय प्रवाह क्या होता है कि जो नदियां हैं वो राजस्थान के अंदर ही बहती हैं। ठीक है, तो इसलिए अंतःस्थलीय प्रवाह को है शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, कांतली नदी का क्षेत्र है वो अंतःस्थलीय मैदान कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? अरावली प्रदेश को, शेखावटी प्रदेश को, दक्कन लावा प्रदेश को या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश को। ठीक है, तो राजस्थान में जो बांगर प्रदेश है वो शेखावटी अंचल को ही बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, शेखावटी प्रदेश को है वो बांगर प्रदेश से कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शेखावटी में चूनेदार अध्यस्त्र अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए स्थानीय कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं, कुआं कहलाते हैं, तालाब कहलाते हैं, फिर कुंड कहलाते हैं। तो जोहड़ कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जो चुनने के जो अध्यस्त्र अनावर्त होने के कारण कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में है वो जोहड़ का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की बांका पट्टी समस्या से ग्रसित है। ठीक है, बांका पट्टी है वो किस समस्या से ग्रसित है? चूना पत्थर की, फ्लोराइड की, सूखा और अकाल की या फिर वायु प्रदूषण की। तो नागौर में जो, ठीक है, नागौर, अजमेर और नागौर के मध्य जो एक हॉच बेल्ट पाया जाता है, एक कुबड़ पट्टी पाई जाती है जो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। ठीक है, उसको बांका पट्टी बोलती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आदमी की जो कमर है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, यानी कि बांकी होने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, हम लोग जब राजस्थान का अर्ध शुष्क जो पढ़ते हैं, अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश, तो उसके अंदर एक आता है, एक पार्ट है नागौरी उच्च भूमि। तो उसका एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर 2022 के अंदर यही पूछा गया क्वेश्चन है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। हम बोलते हैं कि नागौरी उच्च भूमि, लेकिन उस भूमि की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 300 से 500 मीटर। ठीक है, 300 से 500 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में भूकंप से सबसे कम प्रभावित है? यानी कि भूकंप है वो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा बारा या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर। ठीक है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र है वो भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि घग्गर का दो आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन नदियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा नदी, घग्गर व सतलज नदी, जवाई व सोगड़ी नदी, घग्गर और व्यास नदी। तो घग्गर का जो दोआब मैदान है वो घग्गर और सतलज नदियों के संगम पर बना है। ठीक है, मतलब दोआब, यानी कि जब दो नदियां बहती हैं तो उनके बीच का क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। ठीक है, तो घग्गर और सतलज नदी के दोआब से यह बना है दोआब मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि राजस्थान की जो चट्टानें हैं उनका वर्णन किसने किया? किसने ये कहा कि यह चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल की हैं? किसने कहा? तो ए एम हेरोन ने जो है उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? जब हम राजस्थान का भौतिक विभाजन करते हैं तो उसमें हम अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो उत्तरी अरावली का एक उपभाग है। ठीक है, मेरवाड़ी की पहाड़ी क्या करती है? मारवाड़ का जो मैदान होता है ना, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की उच्च भूमि से अलग करती हैं। ठीक है, जैसे ये मारवाड़ का मैदान है और ये मेवाड़ की उच्च भूमि है, तो इसको अजमेर में समांतर क्रम में ये मेरवाड़ की पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली का एक उपभाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? सोमाली प्लेट से, सुंडा प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से और अरेबियन प्लेट से। तो अरावली जो है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट इससे हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 500 मीटर किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। तो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से, यानी कि राजस्थान गुजरात सीमा से खेतड़ी तक जो है वो इसकी लंबाई अरावली की है वो 550 किलोमीटर है। ठीक है,
और कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई यानी कि खेड़ब्रह्मा पालनपुर से लेकर रायसीना की तब बात करें, तब है इसकी 692 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के अंदर है 550 किलोमीटर, ठीक है। और कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो मेसा का पठार भी कहां पर होगा? चित्तौड़गढ़ जिले में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि है वो ऊपरमाल का पठार कहलाती है, बोराट का पठार कहलाती है, गिरवा का पठार कहलाती है, या फिर उड़िया का पठार कहलाती है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच की जो है वो बोराट का पठार कहलाती है, ठीक है। जो उच्च भूमि है उसे बोराट का पठार कहते हैं। और ये बोराट का पठार है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी कुल ऊंचाई है वो 1225 मीटर है, ठीक है। 1225 मीटर है, इसलिए यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ राजसमंद और गोकुंदा उदयपुर के मध्य, ठीक है, मध्य की उच्च भूमि जो है वो बोराट का पठार कहलाती है। अगला प्रश्न है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? तो लसाड़िया का पठार जो है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। लेकिन जब से जिलों का पुनर्गठन हुआ है ना, ये पहले का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, लेकिन जब जिलों का पुनर्गठन हुआ है तब से यह सलमपुर में आ गई है, ठीक है। तो लसाड़िया का पठार जो है वो सलमपुर जिले में स्थित है, ठीक है। जयसमंद झील जो है उसके आगे पूर्व की ओर जो कटापटा पहाड़ है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं, सलमपुर जिले में, ठीक है। ये पहले का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोकुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से जयसमंद के बीच, गोकुंदा से जयसमंद के बीच, या फिर जयसमंद से भैंसरोडगढ़ के बीच? तो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ से गोकुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोकुंदा उदयपुर, इन दोनों के बीच की जो उच्च भूमि है वो बोराट का पठार कहलाती है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सिरोही, पाली, जालोर या फिर राजसमंद? तो उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार है, कहां पर है? सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू के जस्ट पास में स्थित है, ठीक है। तो यह सबसे ऊंचा पठार है। कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर, ठीक है। और दूसरा सबसे है बोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, और उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है भैंसरोडगढ़ से बिजोरिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? यानी भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया जो भीलवाड़ा में है, उसके बीच का जो पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऊपरमाल का पठार, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊपरमाल का पठार है वो कहां स्थित है? तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार या फिर दक्कन का पठार? तो ये हो जाएगा उड़िया का पठार, ठीक है। उड़िया का पठार जो है वो माउंट आबू स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है, ठीक है। 1360 मीटर इस पठार की ऊंचाई है और राजस्थान का यह सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। अगला प्रश्न है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या फिर आड़ावाला पर्वत? तो बूंदी जिले के अंदर जो पहाड़ियां स्थित है उसको आड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एलडीसी हाईकोर्ट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस में स्थित है? किन जिले में स्थित है जिंदोली सुरंग? जयपुर, अलवर, उदयपुर या फिर राजसमंद? ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कि जिंदोली सुरंग है वो कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलवर जिले में स्थित है। जिंदोली सुरंग जो है वो आपके अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। अलवर के बहरोड रोड पर जिंदोली घाटी भी बनाई गई है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ हैं, यानी कि पहाड़ों में स्थित तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे और लेकिन उबड़ खाबड़ ज्यादा है, उनको कहलाते हैं गिरवा, मालखेरार, देसहरो या फिर भाकर? तो ये जो है वो भाकर कहलाते हैं। सिरोही के अंदर जो कटक होते हैं पहाड़ों पर जो तीव्र ढाल होती हैं, ऊंचाई कम होती है लेकिन उबड़ खाबड़ ज्यादा होती है, इनको क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत है उसको
अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियां, तोरावती की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली की पहाड़ियां या फिर तारागढ़ की पहाड़ियां? तो नाकोड़ा पर्वत को है वो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि बालोतरा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में स्थित हैं? ठीक है, दो पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, एक तो है त्रिकुट और एक है नाकोड़ा। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर, बाड़मेर और सिरोही, पाली और बाड़मेर। तो त्रिकुट पहाड़ी जो है वो जैसलमेर में है और नाकोड़ा है वो बाड़मेर में है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद यह बाड़मेर की जगह यहाँ पे बालोतरा हो जाएगा। नाकोड़ा पर्वत जो है वो बालोतरा में है और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं? भाबर, तराई, भांगर या फिर खादर? ठीक है, तो इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, कंकड़ पत्थर से भरा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां समाप्त हो जाती हैं, क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर, सिरोही, अलवर या फिर जयपुर? तो जरगा पर्वत जो है वो आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। जरगा पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, अलवर या फिर जालोर? तो रोजा भाकर जो है वो आपका जालोर में स्थित है। ठीक है, तो जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, अलवर या फिर जालोर? नाग पहाड़ है वो आपका अजमेर जिले में स्थित है। तो ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हाथीगुड़ा की नाल दृश्य जोड़ता है? दर्रा, सॉरी ये दृश्य नहीं है, ये दर्रा है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि हाथीगुड़ा की जो नाल का दर्रा है वो किस जिले को जोड़ता है? पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को? तो हाथीगुड़ा की नाल जो दर्रा है वो सिरोही और उदयपुर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? हाथीगुड़ा की नाल का जो दर्रा है वो इनको जोड़ता है, सिरोही और उदयपुर को जो है वो आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है कि ये किन चीजों के नाम हैं? पर्वत चोटी के नाम है, दर्रा के नाम है, घाटी के नाम है या फिर पठारी क्षेत्र है? तो बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी और सुरा है वो दर्रों के नाम है। ठीक है, राजस्थान के दर्रों के नाम है। अगला प्रश्न है कि सुरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ स्थित है? दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या फिर दक्षिण पूर्वी पठार में? तो सुरा घाट और शिवपुर जो है वो मध्य अरावली में स्थित हैं। ठीक है, मध्य अरावली में स्थित हैं। शिवपुरा घाट जो है वो ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। ठीक है, शिवपुर घाट है वो ब्यावर, ब्यावर से विजयपुर को जोड़ता है। ठीक है, ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है। ठीक है, और सुरा घाट है वो ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। ठीक है, भीलवाड़ा से जोड़ता है सुरा घाट। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि घाटोली गैप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या फिर दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी पठार में? तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये आंसर, ये थोड़ा सॉरी ऑप्शन गलत हो गए हैं। जो घाटोली गैप दर्रा है वो मुकुंदरा पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑप्शन में आया नहीं है, मुकुंदरा पहाड़ियों में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मुकुंदरा पहाड़ियों के अंदर हो जाएगा घाटोली गैप या फिर दर्रा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि बर या फिर बार दर्रा स्थित है? दक्षिण अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली या फिर मालखेत की पहाड़ियां? तो बर जो दर्रा है वो मध्य अरावली का एक भाग है। ठीक है, और वैसे बर दर्रा क्या करता है? ब्यावर को बर, यानी कि बर कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, बर कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, बर है वो राजसमंद में है, तो ब्यावर, ब्यावर को बर जो कि राजसमंद में है उसको आपस में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बर या फिर बार दर्रा। ठीक है, शिखर है गुरु शिखर, शेर, जरगा या फिर तारागढ़? तो अरावली जो पर्वतमाला है उसका उच्चतम शिखर है वो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा 1727 भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो कभी 1722 देखने को मिलता है और कभी 1727 देखने को मिलता है, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ये चट्टानें जो है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानों से यह निर्मित है। और कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को वो हिंदू ओलंपस भी कहा है। ठीक है,
कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को हिंदू ओलंपस भी कहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। ठीक है, जरगा 1431 बिल्कुल सही है। अचलगढ़ 1280 ये गलत हो जाएगी। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, इसकी ऊंचाई है 1380। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1380 है। शेरगी 1597 वो भी सिरोही के अंदर है, बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ 1055 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर, नागौर, जयपुर या फिर सीकर। तो हर्ष पर्वत जो है वो आपका सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान के किसे जाते हैं, अच्छा सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि राजस्थान प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बीहड़ है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे पीछे मिसप्रिंट हो गया है। लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो जो बीहड़ है वो चंबल बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। चंबल नदी जो है उसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो है वो बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वागड़ के नाम से भी जाना जाता है लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो वागड़ के नाम से है वो माही बेसिन को जाना जाता है। माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। लूणी बेसिन, माही नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। तो छप्पन का जो मैदान है वो कहां पर स्थित है, वो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान करते हैं। ठीक है, छप्पन गांव, नदी, नालों का समूह है जिसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। यानी कि राजस्थान का जब भौतिक विभाजन करते हैं तो उसमें पूर्वी मैदान का कौन सा वो भाग नहीं है। बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन या फिर लूणी बेसिन। तो लूणी बेसिन जो है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। लूणी बेसिन जो है वो अर्ध शुष्क मैदानी, जो राजस्थान का हम भौतिक विभाजन करते हैं तो उसमें अर्ध शुष्क जो विभाजन है उसका एक उप विभाजन है लूणी बेसिन। अगला प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो कितना प्रतिशत कवर करता है। 23%, 61%, 19% या फिर 13%। तो जो मैदानी है वो 23%, 23.3% जो भाग पर जो है वो मैदान पाया जाता है राजस्थान के कुल धरातल पर। ठीक है, और यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। खाद्यान्न का कटोरा कौन कहलाता है, कौन सा भौतिक प्रदेश कहलाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को जो है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। खाद्यान्न का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वो खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो क्षेत्रफल के 23.3% भाग पर है और जनसंख्या का 40% यहाँ पे निवास करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच। तो छप्पन का जो मैदान है वो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उत्खात भूमि क्या होती है, जब नदी बहती है तो वो ऐसे गड्ढे बना देती है। ठीक है, संकड़े चौड़े गहरे गड्ढे बना देती है तो उसको उत्खात भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन या फिर घग्गर बेसिन। तो चंबल बेसिन है वो उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी है वो इस प्रकार के गड्ढे सर्वाधिक बनाती है, इसलिए उत्खात भूमि स्थलाकृति के रूप में चंबल बेसिन है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। डांग की रानी किसको कहते हैं, सवाई माधोपुर को, जयपुर को, टोंक को या फिर करौली को। तो डांग की रानी के नाम से जो है वो करौली है वो प्रसिद्ध है। करौली जिले को डांग की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है जोधपुर में, बीकानेर में, सिरोही में या फिर कोटा में। तो नालीनुमा जो अपर्दन है वो जब नदी बहती है तो ऐसे गड्ढे बना देती है। ठीक है, उबड़ खाबड़
धरातल बना देती है, तो वो सब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है कोटा के अंदर, ठीक है। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है कोटा के अंदर, वहां पर इस प्रकार का नाली अपर्दन, नालीनुमा अपर्दन है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान है वो कौन सी नदी का भाग है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास बेसिन या फिर यमुना बेसिन? तो मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है, ठीक है। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर मालपुरा करौली का मैदान है वो स्थित है। मालपुरा कहां पर है? टोंक, ठीक है। मालपुरा टोंक में है और करौली करौली जिला है, ठीक है। तो टोंक और करौली के मध्य जब बनास नदी बहती है तो उस जो मैदान का निर्माण करती है, जो बेसिन का निर्माण करती है, उसे मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च भूमि हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेलिपिन के रूप में पहचाना गया? ठीक है। मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली मैदान या फिर बनास मैदान? तो मालपुरा करौली मैदान को है वो ए एम हेरोन ने इसको तृतीय पेलिपिन नाम दिया है, ठीक है। ये एक नाम दिया गया है मालपुरा करौली मैदान को, तृतीय पेलिनी प्लेन किसने कहा है? ए एम हेरोन ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डंग गंगधार उच्च भूमियां हिस्सा हैं अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती प्रदेश का, पूर्वी मैदान का या फिर थार मरुस्थल का? तो डंग गंगधर जो उच्च भूमियां हैं वो हाड़ौती पठार का हिस्सा है, ठीक है। और डंग गंगधर उच्च भूमियां वो कहां पर है? वो झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। झालावाड़ जो जिला है उसके अंदर दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भाग में डंग गंगधार उच्च भूमि स्थित है झालावाड़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति की वाली रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमियों में, मध्य माहिका मैदान में या फिर चंबल बेसिन में? तो शाहबाद उच्च भूमि के अंदर है वो घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी जो है वो शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। कहां पर है? बारां जिले के अंदर है, ठीक है। जिला कौन सा है? जिला है बारां, ठीक है। और 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र को मालवा पठार, किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या फिर उत्तरी पूर्वी? तो मालवा का जो पठार का विस्तार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के शैल समूह विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप के शैल समूह कहाँ विद्यमान है? झालावाड़ कोटा में, डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में? तो डेक्कन ट्रेप के जो शैल समूह है वो झालावाड़ कोटा के अंदर विद्यमान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बारां, कोय, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो रामगढ़ जो पहाड़ी है वो आपके बारां जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यन कगार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट, क्वार्टरजाइट, बलुआ पत्थर या फिर ग्रेनाइट? तो विद्यन कगार भूमि है वो, ठीक है, वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? वो है आपके बलुआ पत्थर से, ठीक है। विद्यन कगार भूमि बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यन कगार भूमि हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिणी अरावली श्रृंखला का या फिर माही बेसिन का? तो विद्यन कगार भूमि जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। अगला प्रश्न है, विद्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है, यानी कि विद्यन कगार भूमि जो है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है? बाणगंगा और बनास, काली सिंध और चंबल, बेड़स और बनास, चंबल और बनास? तो विद्यन कगार भूमि जो है वो चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। चंबल नदी और बनास नदी के मध्य जो स्थित है वो विद्यन कगार भूमि स्थित है, ठीक है। बलुआ पत्थर से निर्मित चट्टाने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा हैं सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विद्यन की पहाड़ियों का, मैदान का या फिर अरावली की पहाड़ियों का? तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? वो विद्यन की पहाड़ियां हैं। अरावली के भाग नहीं है, वो विद्यन जो पर्वत श्रृंखला है उसका भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है। अब ये वृहत सीमांत भ्रंश क्या है? ये क्या है कि जैसे अरावली पर्वतमाला है और इधर से राजस्थान के दक्षिण में क्या है? दक्षिण के अंदर है विंध्याचल पर्वतमाला। तो इन दोनों का जब जहां मिलन होता है ना तो उसको वृहत सीमांत भ्रंश बोला जाता है, ठीक है। तो यह राजस्थान में कहां फैला है? बूंदी सवाई माधोपुर में, उदयपुर की पहाड़ियों में, अलवर की पहाड़ियों में या फिर शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियों में? तो ये जो महान सीमा भ्रंश है वो बूंदी और सवाई माधोपुर की जिले में फैला हुआ है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है बोराट पठार पर, मध्य माही मैदान पर, हाड़ौती पठार पर या फिर चंबल के बेसिन में? तो झालावाड़ जो जिला है वो आपके हाड़ौती पठार पर स्थित है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।